हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो है कि आज हम बात करेंगे इजराइल, ईरान और भारत पर हम बात करने वाले हैं। देखो, हम इस पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में ईरान द्वारा इजराइल पर अटैक किया गया। लगभग 300 मिसाइलें दागे गए हैं किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। इसलिए इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर क्या होता है, अगर इसराइल और ईरान के बीच में अगर वार होती है तो इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ेगा, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना? तो समझ लेते हैं आखिर हम क्या क्या जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। ठीक है, आज हम जानेंगे कि आखिर खबर क्या है, यानी कि इसराइल ईरान को लेकर के जो अभी हाल ही में जो हुआ है वो खबर क्या कहती है। साथ ही हम जानेंगे ईरान द्वारा इसराइल पर अटैक क्यों किया है, क्या रीजन है कि ईरान ने इसराइल पर अटैक कर दिया इतना बड़ा। ठीक है, साथ साथ हम जानेंगे भारत के लिए मुश्किलें क्या होंगी, यानी कि अगर इसराइल और ईरान वार होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर विवाद बढ़ता है, कंफ्लिक्ट बढ़ता है, अगर डिस्प्यूट बढ़ता है तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है भारत के ऊपर। साथ ही साथ जानेंगे इसराइल वार का भारत पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है ना? ये तो मुश्किलों की बात हुई, यानी कि चुनौती क्या हो सकती है, और फिर हम बात करेंगे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, उस पर हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले खबर की बात कर लेते हैं, आखिर क्यों ये चर्चा में आता है। ठीक है ना? तो देखो, हाल ही में क्या हुआ है कि ईरान द्वारा इसराइल पर लगभग 300 प्लस मिसाइलें दागी गई हैं। ठीक है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो अटैक किया गया है ईरान द्वारा इसराइल पर, इसका ज्यादा प्रभाव यानी कि ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिला है इसराइल को। ठीक है ना? यानी कि इसराइल यानी कि इन लोगों का इस हमले का ईरान द्वारा इसराइल पर ज्यादा नुकसान नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि अधिकतर जो मिसाइल है, क्योंकि जो मैक्सिमम मिसाइल है उनको वायु के अंदर ही इसराइल द्वारा क्या कर दिया गया है, ट्रैक करके उनको नष्ट कर दिया गया है। ठीक है ना? आप जानते हैं बिल्कुल कि इसराइल के पास एक क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम। उसने क्या किया, उसने इन जो मिसाइल है इनको ट्रैक किया और वायु के अंदर इनको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है ना? देखो, एक बात और है, बात यह है कि इसराइल और ईरान के बीच की जो दूरी है वो काफी है। तो अगर ईरान क्या करेगा, इसराइल पर अटैक करेगा तो मिसाइलों द्वारा या किसी के भी द्वारा तो टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। किसी भी जो मिसाइल है उसको जाने में वहां पर टाइम लगेगा। हमने कहा उसको लगभग 7 मिनट से 1 घंटा या 2 घंटा लग जाए, तो इतना टाइम काफी पर्याप्त होता है किसी भी मिसाइल को ट्रैक करके उसे नष्ट करने में। और आपको तो पता ही है कि इसराइल के पास एक मतलब दुनिया में माना जाता है कि उनके पास मतलब एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, जो मैंने बताया आपको आयरन डोम है, ऐसे ही भारत के पास भी है। ठीक है, तो बताइए, तो अगर हम बात करें कि भारत के पास भी क्या है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है। देखो, हमारे पास दो एयर डिफेंस सिस्टम है, एक को बोलते हैं पीएडी और दूसरे को बोलते हैं एएडी। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं प्रदुमन एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है ना? और इसको बोलते हैं अस्वी एयर डिफेंस सिस्टम। कभी इस पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे आखिर कैसे काम करता है, क्या मैकेनिज्म है इनका। ठीक है ना? तो अब भारत के पास भी क्या है, ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम जैसे इजराइल के पास है एयर डोम। ठीक है ना? तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम ये क्या काम करते हैं कि अगर किसी भी कोई भी कंट्री अगर वायु में क्या करता है, अटैक करता है, मिसाइलों से अटैक करता है, तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो उसको आसानी से ट्रैक करके वायु के अंदर ही नष्ट कर देता है, यानी कि उसको गिरने नहीं देता है किसी भी कंट्री के ऊपर। ठीक है ना? तो ये बात हुई है। अब दूसरी बात हम समझते हैं कि अब यहाँ पर हमने खबर देख लिया है, खबर क्या थी हमने देख लिया इसको। अब समझते हैं ईरान द्वारा इजराइल पर अटैक क्यों किया गया, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो, जो ईरान है, ईरान का आरोप ये है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ था, कुछ दिनों पहले हुआ था, ये था कि सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क, उसके अंदर ईरान का मतलब दूतावास, हम बोल सकते हैं दूतावास था। अब उस दूतावास पर अटैक किया गया, तो ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाया कि उसने अटैक करवाया या उसने अटैक किया है। ठीक है, उसके अंदर यानी कि उस अटैक में क्या हुआ, ईरान के लगभग 13 लोग मारे गए। और सबसे बड़ी बात यह है, उसके अंदर जो 13 लोग थे उसमें एक क्या था, एक कमांडर भी था। एक क्या था, मतलब एक सेनाई कमांडर भी था, जो एक मतलब महत्वपूर्ण मतलब कि एक महत्वपूर्ण अपना स्टेटस रखता है, उसकी भी क्या हो गई, उसमें मृत्यु हो गई है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो ईरान है वो आक्रोश में है, वो बदला लेना चाहता है किससे, इजराइल से। ठीक है ना? तो उसने जैसे अटैक हुआ उसके जस्ट 1-2 दिन बाद डिक्लेयर कर दिया कि हम इजराइल से इसका बदला लेंगे। और यही चीज देखने को मिली कि अभी हाल ही में क्या हुआ, ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया, लगभग 300 प्लस रॉकेट दागे किस पर, इजराइल पर।
ठीक है, इतनी बातें। तो ये कहीं ना कहीं इसका रीजन है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। चलो अब समझ लेते हैं कि भारत के लिए मुश्किलें क्या हो सकती है, भारत के लिए क्या मुश्किल हो सकती है इसको लेकर के, ठीक है ना। मुश्किलें का मतलब ये है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच में क्या होता है, अगर वार होती है तो उसके लिए भारत के लिए क्या मुश्किल हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात ये है, देखो अगर हम बात करें इतिहास, अगर हम बात करें इतिहास को अगर हम देखें तो भारत ये इजराइल और ईरान ईरान के साथ एक बेहतर संबंध रहे हैं, ठीक है ना। देखो भारत ने क्या अभी तक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जब से ईरान और इजराइल अस्तित्व में आया है तब से भारत के इजराइल के साथ भी, मतलब अगर हम बात करें इजराइल के साथ भी ईरान के संबंध भी एक बेहतर संबंध रहे हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में जो संबंध है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है भारत के, उसको लेकर के भारत ने इसको क्या रखा है, बैलेंस करके रखा है। यानी कि भारत के ईरान के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं और इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं। तो कैसे हम इन दोनों, तो कैसे इस वार के अंदर हम इन दोनों के बीच में बैलेंस बना करके अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कैसे हम एक्टिव रख सकते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में वार होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में वार होती है तो हमें अपने स्टैंड को देखना होगा कि हम किसके साथ स्टैंड करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर हम बात करें इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। इजराइल हमारा एक महत्वपूर्ण सिक्योरिटी पार्टनर भी रहा है और अब भी हमारा अच्छा सिक्योरिटी पार्टनर है। हम इजराइल से हथियार लेते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ हम ट्रेड भी करते हैं, हम ट्रेड करते हैं किसके अंदर, इजराइल के अंदर, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि 19 यानी कि अगर बात करें 1999 में जो कारगिल वार हुआ था तो उसमें बहुत जो बड़े बड़े शक्तिशाली कंट्रीज है उन्होंने हमारा साथ देने से मना कर दिया था, लेकिन फिर बाहर निकल कर आता है, यानी कि कौन सामने आता है, इजराइल, हमारी मदद करने के लिए। इजराइल ने हमें हथियार दिए, हमें मतलब टेक्निकली अगर हम बात करें हमें सपोर्ट किया, ठीक है। तब जा करके हमें कहीं ना कहीं मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हम एक तरह से हारने वाले थे, किससे, पाकिस्तान से हम एक तरह से हारने वाले थे। लेकिन जो इजराइल है उन्होंने भी बहुत हेल्प की है, हमें हथियार दिए, ठीक है। और जो वैसे जो तकनीक है जो लड़ने की वार जोन में, उससे भी हमें क्या दी, हेल्प दी उसको लेकर भी, ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इजराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं रहे हैं या हम इजराइल का साथ छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इजराइल के साथ हमारे पहले से ही बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, देखो ईरान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जो पाकिस्तान है, ठीक है ना। देखो अगर हमें अफगानिस्तान जाना हो तो जो पाकिस्तान है वो हमें अपने रास्ते से जाने नहीं देता है। कहने का मतलब ये है, अगर हमें अफगानिस्तान जाना हो तो एक रास्ता क्या है, पाकिस्तान से जा सकते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान अपने रास्ते से वहां पर जाने नहीं देता है। साथ ही साथ अगर हमें कहाँ जाना हो, मिडिल ईस्ट के अंदर जाना हो, कहाँ पर जाना हो, मिडिल ईस्ट के कंट्री के अंदर जाना हो, जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो कंट्री है उनके अंदर हमें जाना हो तो वो भी एक मतलब महत्वपूर्ण एक मतलब रास्ता माना जाता है, ठीक है ना। देखो पाकिस्तान तो हमें जाने नहीं देता अपने रास्ते से, तो कौन जाने देता है, हमें ईरान जाने देता है। अगर हमें अफगानिस्तान जाना हो, हमें मिडिल ईस्ट जाना हो तो एक महत्वपूर्ण गेटवे के तौर पर कौन काम करता है, हमारे लिए ईरान करता है। तो हमारे लिए ईरान भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमारे लिए दोनों देश महत्वपूर्ण है। तो दोनों देशों के बीच में कैसे संतुलन बना करके हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्या कर सकते हैं, कायम कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं दोनों के साथ में, ये हमारे लिए भारत के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, ठीक है ना, सबसे बड़ी मुश्किल हो सकती है, ठीक है। जैसे अभी तक तो हमने क्या किया, अभी तक तो हम इन दोनों के बीच में बैलेंस बना करके चल रहे थे, हमारे अच्छे संबंध इजराइल के साथ भी थे और किसी ईरान के साथ भी थे। लेकिन जैसे अगर वार होती है इन दोनों के बीच में तो कैसे हमें अपने स्टैंड को क्लियर करना होगा, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं क्या है हमारा जो लास्ट टॉपिक है कि ईरान इजराइल वार का भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना, कि ईरान इजराइल यानी कि ईरान और इजराइल के मध्य अगर वार होती है तो इसका इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ेगा उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो इंपैक्ट है, वैसे तो बहुत सारे इंपैक्ट पड़ेंगे लेकिन इसमें से हम 3 इंपैक्ट पर बात करेंगे, ठीक है ना। वो कौन कौन से इंपैक्ट, सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के जो नागरिक है, यानी कि भारत की सिंपली अगर हम बात करें लोगों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, भारत के जो नागरिक हैं उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। लोगों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो भारत के आर्थिक हित है, यानी कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी कि भारत के जो आर्थिक हित हैं उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरी बात कि जो रणनीतिक जरूरतें हैं, हमारी जो रणनीतिक
जो ज़रूरतें हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 इम्पैक्ट पर हम बात करेंगे, लोगों पर, आर्थिक हितों पर और राजनीतिक जो रणनीतिक ज़रूरतें हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि लोगों पर यानी कि भारत के जो नागरिक हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर हम बात करें इजराइल के अंदर, किसके अंदर, इजराइल के अंदर लगभग 18,000 लोग, किसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, इजराइल के अंदर, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। इजराइल के अंदर लगभग 18,000, कितने, 18,000 लोग रहते हैं, भारतीय नागरिक यानी कि भारतीय मूल के लगभग इजराइल के अंदर 18,000 लोग रहते हैं, ठीक है ना, अभी जस्ट वर्तमान में, ठीक है। ईरान के अंदर अगर हम बात करें, ईरान के अंदर रहते हैं 5,000 से कितने 10,000, कितने 5,000 से 10,000 नागरिक रहते हैं कहाँ पर, ईरान के अंदर। और अगर हम बात करें खाड़ी देशों के अंदर, किसके अंदर, जो खाड़ी देश है और प्लस जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देश के अंदर लगभग 90 लाख लोग, 90 लाख लोग यानी कि जो भारतीय नागरिक है वो रहते हैं कहाँ पर, खाड़ी और पश्चिमी देशों के अंदर, ठीक है ना। तो अब हम बात करें किस पर, कौन से पॉइंट पर, कि लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भारतीय नागरिकों पर। तो मैंने बताया आपको इजराइल के अंदर लगभग 18,000 लोग रहते हैं यानी कि भारतीय नागरिक रहते हैं, ईरान के अंदर लगभग 5 से 10,000 नागरिक रहते हैं भारतीय, और खाड़ी और पश्चिमी देशों के अंदर लगभग 90 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक। क्योंकि अगर क्या होता है, अगर देखो इजराइल और ईरान के बीच में भारत के लोग रहते हैं, अगर दोनों के बीच में वार होगी तो उनके ऊपर तो प्रभाव अवश्य दिखाई देगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर ये जो वार है अगर ये बढ़ती है, अगर इस वार का विस्तार होता है तो वो वार अगर हम बात करें सामान्यतः कहां पर, खाड़ी देशों में देखने को मिलेगी, मतलब उसका विस्तार होगा, पश्चिमी देशों में भी क्या होगा, विस्तार होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर एक बात और है, ठीक है ना, ये है कि अगर कोई भी भारत का व्यक्ति है, अगर वो किसी दूसरे कंट्री में रह रहा है, किसी दूसरे कंट्री में रह करके भारत में पैसे भेज रहा है, तो उसको बोलते हैं रेमिडेंस। क्या बोलते हैं उसको, रेमिडेंस बोलते हैं। तो ये जो इजराइल के अंदर जो लगभग 18,000 लोग रह रहे हैं, ईरान के अंदर जो लगभग 10,000 लोग रह रहे हैं, और खाड़ी और पश्चिमी देशों के अंदर 90 जो लाख लोग रह रहे हैं, ये क्या करते हैं, भारत के अंदर पैसा भेजते हैं और उसी पैसे को बोलते हैं रेमिडेंस। तो क्या है, भारत का रेमिडेंस बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें 2022 की, लगभग 111 बिलियन डॉलर, इतना सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊपर लिस्ट पर है, हमारे टक्कर पर कोई नहीं है रेमिडेंस के मामले में, ठीक है ना। तो क्या है, तो इन देशों से क्या आता है, रेमिडेंस आता है। तो अगर वार होती है तो ये रेमिडेंस क्या होगा, हमारे देश में नहीं आएगा, ना के बराबर आएगा, बहुत कम हो जाएगा। अभी कितना है, बहुत ज्यादा है, 111 बिलियन डॉलर है, कितना 111 बिलियन डॉलर है, ठीक है। तो वो नहीं पहुंच पाएगा, तो इसके ऊपर क्या होगा, हमारे देश के जीडीपी पर क्या पड़ेगा, इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और अगर हमारे देश की जीडीपी कम होगी तो हमें पता है हमारे देश के पास पैसा कम होगा, तो जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो नहीं कर पाएंगे उतने बेहतर तरीके से जैसा हम सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इंपैक्ट पड़ेगा किसके, भारत के लोगों पर। अब जान लेते हैं कि जो आर्थिक हित है उनके ऊपर क्या डिपेंड करता है। देखो हम अपनी जो, अगर हम बात करें, हम अपनी जरूरतों के लिए किस पर निर्भर है, आयात पर निर्भर है, यानी कि हम देशों से चीजों को मंगाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो पश्चिमी जो एशिया, अगर हम बात करें पश्चिमी एशिया यानी कि कुछ खाड़ी कंट्री है, उनसे हम क्या करते हैं, हम उनसे लगभग 80%, कितने, लगभग 80% ऑयल क्या करते हैं, आयात करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। अदर कंट्रीज हम क्या करते हैं, मंगाते हैं, ठीक है ना, 80% ऑयल, ठीक है ना। तो अगर हम दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, इनको खाड़ी देशों से मंगा रहे हैं, और मैंने कहा अगर ईरान इजराइल वार होती है तो इसका विस्तार कहाँ होगा, खाड़ी देशों में भी हो सकता है। तो अगर वार जोन में, यानी कि वार, जब वार होती है तो क्या होता है, उसमें जो चीजें हैं वो क्या मिलती है, महंगी मिलती है। हर एक कंट्री अपनी चीजों को महंगी बेचता है वार को देखते हुए। तो जो हम 80% आयात कर रहे थे और वो हमें क्या मिलेगा, महंगा मिलेगा। और जब हमें महंगा मिलेगा तो देश के अंदर भी उसको महंगा, मतलब महंगे दामों पर बेचा जाएगा, और जब महंगे दामों पर बेचा जाएगा तो जो अदर चीजें हैं वो भी महंगी होगी, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, आर्थिक हितों पर हमारा ये वाला इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना। साथ साथ अब हम जान लेते हैं कि रणनीतिक जरूरतें का मतलब क्या होता है। देखो रणनीतिक जरूरतों का मतलब यहाँ पर समझिए, तो अब समझ लेते हैं क्या है। अब हमें समझना है कि रणनीतिक जरूरतों का मतलब क्या होता है। देखो जो अरब कंट्रीज है, अगर हम बात करें अरब कंट्रीज के अंदर, जैसे ईरान के अंदर, इजराइल के अंदर हमने बहुत इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा है। ईरान के अंदर भी हमने कर रखा है। जैसे हम जानते हैं हमें चाबहार, यानी कि ईरान का एक बंदरगाह जिसका नाम है चाबहार, उसको हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बहुत इन्वेस्ट कर रखा है। तो क्या होगा, रणनीतिक जरूरतों का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या होगा यहाँ पर, तो हमने क्या करेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट हमने चला रखे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे अगर हम बात करें, एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, एक मतलब जो एक प्रोजेक्ट हमने चला रखा अभी हाल ही में हमने किया था, जिसको बोलते हैं हम, जिसका नाम है भारत मध्य पूर्वी एशियाई, ठीक है ना। देखो क्या नाम है उसका नाम है, अगर हम बात करें इंडिया, ठीक है ना, भारत इंडिया मिडिल ईस्ट
एशियाई, ठीक है ना, इसको बोलते हैं आईमैक, ठीक है ना, इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है ना, आईमैक बोल सकते हैं हम इसको क्या शॉर्ट में। तो यानी कि अगर हम बात करें तो हमने क्या कर रखा है, एक प्रोजेक्ट चला रखा था जिसका नाम था भारत मध्य पूर्वी एशियाई आर्थिक गलियारा, ठीक है ना। ये हमने कब साइन किया था, ये G20 के दौरान हमने इसको प्रोजेक्ट को साइन किया था, जब G20 का आयोजन हो रहा था भारत के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें कंट्रीज ने क्या किया था, साइन किया था, ठीक है ना, आईमैक जो प्रोजेक्ट है। तो अब क्या है, जो आईमैक जो प्रोजेक्ट है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्या है हमारे पास, हमारा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। इसके अंदर भारत को बहुत लाभ मिलने वाला है, जब इस पर हम अलग से बात करेंगे किस दिन, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि हम किसकी बात कर रहे हैं, रणनीतिक जरूरत की बात कर रहे हैं। तो रणनीतिक जरूरतों का मतलब यहाँ पर यही है कि हमने अदर जो कंट्रीज है, जैसे अरब कंट्रीज हुआ, इजराइल हुआ, ईरान हुआ, उसके अंदर हमने क्या कर रखा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है ना। और जैसे हमने इस पर आईमैक के अंदर भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, एक कई देश मिलकर इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। और इस प्रोजेक्ट में जो अगर हम बात करें महत्वपूर्ण, बहुत सारे कंट्रीज होते हैं, जैसे अगर हम बात करें इजराइल, ठीक है ना, इस प्रोजेक्ट के अंदर याद रखना जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्री है काफी इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इजराइल, ठीक है, इजराइल से होकर भी वो प्रोजेक्ट क्या होता है, जाता है। तो जब क्या होगा, ईरान और इजराइल के अंदर वार चलेगी, तो क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी क्या पड़ेगा, हमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा, प्रभावित, ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट क्या हो जाए, कोलैप्स कर जाए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी जो रणनीतिक जरूरतें हैं उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ने वाला है इस बार का, ठीक है ना। हमारे प्रोजेक्ट डिले हो सकते हैं, डिले के साथ साथ वो क्या हो सकते हैं, कोलैप्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए भारत को भारत के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और हालांकि जो सबसे महत्वपूर्ण इस पर फोकस करने की कोशिश की है कि इजराइल और ईरान अगर वार होती है, इजराइल ईरान वार होती है, तो भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, इस पर। हालांकि बहुत सारे इंपैक्ट पड़ेंगे, लेकिन मैंने आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश की है। देखो एक बात और समझ लेते हैं, वो बात ये है कि जो ईरान है वो कभी नहीं चाहता है कि इजराइल के साथ उसका डायरेक्ट वार हो, क्योंकि अभी अगर हम बात करें, इतने जब से इजराइल ईरान अस्तित्व में है तब से ईरान ने कभी नहीं ज्यादा कोशिश की है कि वो उसके साथ डायरेक्ट क्या हो, वार में भिड़ जाए, नहीं चाहता है। वो फिर किसका सहारा है, वो करता है प्रॉक्सी वार। क्या करता है वो, प्रॉक्सी वार करता है, यानी कि क्या करता है, उसके कुछ मतलब गुट है, मिलिटियंस है उसके कुछ, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो उसका क्या है, जो उसका जो गुट है, आतंकवादी जो गुट हम बोल सकते हैं, वो है हिजबुल्लाह, ठीक है, सबसे पावरफुल है, लगभग कहीं 50,000 प्लस लड़ाके हैं उसके बाद, और हथियारे की तो तुम पूछो ही मत, ठीक है ना, बहुत ही मतलब खतरनाक हम बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा हिजबुल्लाह उसका क्या है, एक मतलब गुट है, आतंकवादी गुट है। साथ साथ हमास भी क्या है, एक गुट है किसका, ईरान का ही, ईरान उसको सपोर्ट करता है, और इस इस्लामिक स्टेट भी है। और साथ ज्यादा एक और है कौन, हुती, जिनको बोलते हैं हुतीज विद्रोही, ठीक है ना, जिसने बिल्कुल नाक में दम कर रखा है, कहां पर, देशों के अंदर, रेड सी के अंदर, ठीक है ना, यूएसए को भी बिल्कुल मतलब बड़े बड़े देशों को चैलेंज कर रहा है कौन, हिजबुल्लाह। तो यानी कि ईरान क्या करता है, ईरान ये काम करता है कि वो खुद सामने नहीं आता है, वो क्या करता है, अपने जो ये गुट है इनको सपोर्ट करता है, इनको हथियार करता है, इनको हथियार देता है, और क्या करने के लिए बोलता है, इजराइल के साथ इनडायरेक्ट वार करने के लिए बोलता है कि तुम उसके साथ लड़ो, अपने पास नहीं आएगा। देखो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी जो ईरान की बात करें, देखो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, वैसे बहुत लंबा टॉपिक है ये, कि ईरान, अभी देखो ईरान के पास अभी एक शक्तिशाली चीज नहीं है जिसको बोलते हैं एटम बम। जिस दिन भी क्या हो गया, ईरान के पास एटम बम आ गया, फिर देखना, देखो याद रखना, ईरान ऐसा नहीं है कि वो नहीं टक्कर दे सकता, बिल्कुल दे सकता है, बट लेकिन उसके पास अभी एटम बम नहीं है, अभी वो उसकी बनाने की प्रोसेस में। अगर क्या होता है, अगर वो डायरेक्ट वार में आता है, यानी कि जैसे अभी डायरेक्ट वार छिड़ गई किसके बीच, इजराइल और ईरान के बीच में, क्या होगा, तो क्या होगा, यूएसए की सपोर्ट में आएगा, और यूएसए और इजराइल तो वैसे ही नहीं क्या करने हैं, उनके एटम बम को बनने दे रहे हैं, ठीक है ना, अटैक करवा देते हैं, उनके जो न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट हैं उनको मरवा देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा वो चल रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ठीक है, कभी नहीं ईरान चाहता है कि मैं इसके सामने आऊँ, ठीक है ना। तो प्लीज मैंने आपको इसके वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश की है कि ये जो टॉपिक है, इन पर हमने बहुत अच्छे से बात की है, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप मैं आपको समझाने में सक्षम हो पाएंगे, और यदि आपको लगता है कि इससे बिल्कुल कुछ सीखने को मिला तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा।